हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंड एएस 116 के रिमेनिंग पार्ट। जो ये पार्ट है इंड एएस 116 का, इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा था कि इंड एएस 116 जो कि डील करता है लीज अकाउंटिंग को, तो लीज अकाउंटिंग के डेफिनेशंस काफी चेंज हो गए हैं। और साथ ही साथ जो लेसी की अकाउंटिंग थी, लेसी के लिए अब सिंगल विंडो अकाउंटिंग है। Lessee shall recognize and measure ROU assets, जिसको हम रॉ एसेट्स बोलते थे, एंड लीज लायबिलिटी एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। जिस दिन उसने लीज पे एसेट्स को एक्वायर किया है, उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रॉ एसेट्स और लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो यदि आपने मेरे इस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज इससे पहले जो वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, उसको देख लीजिए। फिर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा चीजों को समझने में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंड एएस 116 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, क्योंकि इससे पहले हमने इनिशियल रिकॉग्निशन कर रखा था। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद, इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कब होती है? इनिशियल रिकॉग्निशन की बात जब मैं बोलता हूं, इसका मतलब हुआ इंसेप्शन ऑफ लीज। जिस दिन आपने लीज पे एसेट्स रिकॉर्ड किया था, उस दिन आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था, फ्यूचर में आप क्या लीज पेमेंट पे करोगे यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और आपके पास यदि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेसी की बुक्स में नहीं दे रखी है, तो आप फिर उसके लिए इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करते थे, और फिर आप रॉ एसेट्स को रिकॉग्नाइज करते थे। तो जब भी मैं इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करता हूं, तो इसका मतलब हुआ एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, लेसी किस प्रकार से अपने ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात होगी तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ एसेट्स की बात करते हैं। रॉ एसेट्स को हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे? जब भी मैं रॉ एसेट्स बोलूं, तो आपको नहीं लगता कि रॉ एसेट्स भी तो एक तरीके से हमारा डीम्ड प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ही तो है। मान लो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? इंड एएस 16 लग जाएगा, जो कि डील करता है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास फाइनेंस की जो सिचुएशन है वो उतने अच्छे नहीं है, कंपनी के पास उतनी अच्छी लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं क्यों इतने पैसे निवेश करूं? क्यों ना उसी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को मैं लीज पे ले लूं। तो जैसे ही जो मैं खरीद के लाता हूं, तुरंत के तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, वहां पे इंड एएस 16 लग जाता है। और यदि मैं उसको खरीद के ना लाते हुए उसे मैं लीज पे एक्वायर करता हूं, ऐसे एसेट्स के लिए लीज अकाउंटिंग करते हो आप, और वहां पे आपको इंड एएस 116 लगानी होती है। और चूंकि यदि आप रीजनेबली सर्टेन हो कि आने वाले टाइम में एसेट्स को आप परचेज कर लोगे, तो आप इसे आज से ही डीम्ड प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बोल सकते हो। और जैसे आपने डीम्ड प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की बात समझ में आ गई आपको, तो वैसे ही आपने बिल्कुल इसकी वैसे अकाउंटिंग करनी है जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इंड एएस 16 में करते हो। वैसे ही इंड एएस 116 में भी लीज पे जो आपने एसेट्स रिकॉर्ड किए हैं, उसका भी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आपको बिल्कुल इंड एएस 16 की तरह ही करना है। यानी कि सर, जब भी हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे, तो इससे पहले भी हम जो एसेट्स दिखाते थे, हमारे पास दो मॉडल होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट मॉडल एंड द सेकेंड वन इज द रिवैल्यूएशन मॉडल। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे पास दो मॉडल होते हैं। कौन कौन से दो मॉडल? एक कॉस्ट मॉडल, और दूसरा कौन सा? दूसरा होता है अपना रिवैल्यूएशन मॉडल। यदि हम फॉलो करते हैं कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल के तहत हम चीजों को किस प्रकार से दिखाते हैं? तो सबसे हम पहले हम दिखाते हैं ROU एसेट्स का कॉस्ट हमने कितना रिकॉग्नाइज किया, फिर दिखाते हैं उसमें से कितना डेप्रिसिएशन हमने अभी तक माइनस कर रखा है। फिर आपने पढ़ रखा है इंड एएस 38। इंड एएस 38 किस चीज का था? यदि हम बात करें इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स के इंपेयरमेंट के ऊपर जो आपने इंड एएस कर रखा है कि किस प्रकार से एक एसेट्स का इंपेयरमेंट हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या कर दोगे? इसमें से माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि लीज लायबिलिटी में कोई चेंजेस आते हैं, तो लीज लायबिलिटी में चेंजेस आने से जो चेंजेस होते हैं ड्यू टू
रीमेजरमेंट, तो रीमेजरमेंट की बात करें तो रीमेजरमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने लीज एग्रीमेंट को फिर से रीमेजरमेंट करते हैं। तो उसके चलते यदि कोई चेंजेस हुए हैं लीज लायबिलिटी में तो उसको हम ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो ये बात हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यानी कॉस्ट मॉडल पे हम इस प्रकार से अपने ROU एसेट्स को सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं। हालांकि आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन कि आप क्या लगाइए, आप लगाइए कॉस्ट मॉडल। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वह है आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल। सर यदि रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो मैंने कहा बच्चे रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत जो आपके पास ऊपर में एसेट्स है इसकी वैल्यू को आप बढ़ा भी सकते हो, इसकी वैल्यू को आप घटा भी सकते हो। जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा उसे आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। और उसके बाद उसके ऊपर यदि कोई इंपेयरमेंट हुआ है तो इंपेयरमेंट के लॉस को पहले आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही माइनस करते थे। यदि आपने इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स पढ़ रखा है तो वहां पे रिवैल्यूएशन मॉडल ऑलरेडी डिस्कस हो रखी है, कुछ दोनों में खास फर्क नहीं है। कॉस्ट मॉडल में हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं तो यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात नहीं आएगी, जबकि रिवैल्यूएशन मॉडल में उसी एसेट्स का हम हमेशा मार्केट वैल्यू चेक करते रहते हैं, फेयर वैल्यू चेक करते रहते हैं, और फेयर वैल्यू के तहत जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं। अब सवाल आ रहा है कि एसेट्स को तो आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, अब बात आ रही है कि उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगाने हैं। डेप्रिसिएशन इसलिए लगाने हैं बच्चे, कितना भी नए इंड एस आ जाए लेकिन AS1 में मैंने कहा आपको सब्सटेंसेस ओवर फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कितना भी इंड एस आएगा सब्सटेंसेस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो हायर परचेज सिस्टम में, बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अकाउंट्स की खूबी को देखिए कि इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होते। हायर परचेज सिस्टम के तहत आप जो एसेट्स खरीदते थे, क्या खरीदते ही ओनरशिप मिल जाता था आपको? द आंसर इज नो। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते थे तब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी हम सब्सटेंस ये करते थे चेक कि चूंकि एसेट्स को हम बिल्कुल वैसे यूज कर रहे हैं जैसे कुछ खरीदे हुए एसेट्स को यूज कर रहे हैं, तो जैसे खरीदे हुए एसेट्स के ऊपर डैप लगाते हो वैसे इस एसेट्स के ऊपर भी आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जैसे आप इंड AS 16 में प्लान प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में क्या लगाते हो, डेप्रिसिएशन, वैसे ही आपको यहां भी डेप्रिसिएशन आपको लगाने हैं। अब सर डेप्रिसिएशन का पीरियड क्या होगा, तो कभी भी आप अकाउंटिंग करते हो CPT का भी स्टूडेंट्स आंसर दे देंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, यानी इसके यूजफुल लाइफ में ही क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हाँ, यहां एक सवाल ये है कि सर ये बात तो आपने कहा सही है कि एसेट्स को हम खरीद लेंगे, बट ऐसा हो कि कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं कि हम एसेट्स को नहीं खरीदेंगे, चांसेस है, हम रीजनेबली सर्टेन नहीं है कि एसेट्स को हम खरीदने के लिए जो उसका परचेज ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें। मतलब कि एसेट शैल बी रिवर्टेड बैक टू लेसर, देयर आर चांसेस। तो उस केस में जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे, वहां पे चेक करेंगे कि मान के चलो एसेट्स का लाइफ कितना साल है, 6 ईयर, और एसेट्स हम यूज कितना करेंगे, 4 ईयर। तो 6 ईयर इज द लाइफ ऑफ एसेट्स, टर्म ऑफ यूज इज 4 ईयर, लीज टर्म 4 ईयर का है, तो जितना दिन हम यूज करेंगे, क्योंकि हम 4 साल ही यूज करेंगे, हमने लीज 4 साल के बाद ही रिवर्ट बैक कर देना है, तो हम डेप्रिसिएशन को 4 साल में लगाएंगे। यानी कि जब भी चांसेस है, क्या चांसेस है, चांसेस ये है कि ओनरशिप इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड और नो ऑप्शन टू परचेज, तो उस केस में आप क्या करोगे, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स या लीज टर्म दोनों में जो लोअर होगा उसी के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस कर लिया कि रॉ एसेट्स का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होता है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे बच्चे हमने क्या एंट्री पास की, इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमने एंट्री पास की थी रॉ राइट ऑफ यूज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, हमने दिखाई थी यहाँ पे लाइबिलिटी, यानी कि लीज लाइबिलिटी, कि कितने की लीज लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमने तब एंट्री पास की जब हमने लीज पे एसेट्स एक्वायर किया था। एंट्री डेट, मान लो आपने 30 जून को कोई एसेट्स आपने ले लिया, जिसकी आपने बिल्कुल जिस दिन आपने लिया कमेंसमेंट ऑफ डेट आया
उसी दिन आपने इस एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब दोस्तों ये बताओ कि बैलेंस शीट आने वाला है 31 मार्च को, आप बैलेंस शीट तैयार करते हो तो बैलेंस शीट डेट पे जो आप रिकॉग्निशन करोगे उस एसेट्स को, उस लायबिलिटी को जो दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उससे ही बच्चे बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो आप कितने का एसेट्स दिखाओगे, कितने की आप लायबिलिटी दिखाओगे। तो एसेट्स की चर्चा हमने कर ली, अब हम बात करेंगे लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की बात करो दोस्तों, तो कई बार मैंने आपको अकाउंटिंग करवा रखी है, आपको थोड़ा सा भी याद हो, इंटरमीडिएट लेवल पे भी AS 19 में मैंने आपको अकाउंटिंग करवा रखी थी कि जो भी आप लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लोन एमोर्टाइजेशन टेबल। लोन एमोर्टाइजेशन टेबल में क्या होता है, तो आपको टेबल याद आए तो जो आप लायबिलिटी बुक करते हो उसे बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। फिर उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं हम, इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में हम क्या ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, और जो भी हम पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी आ जाता है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसका थियरी नहीं हो सकता, बट चूंकि ये नोट्स हैं तो इसलिए मैंने ये थियरी लिख दिया है। तो इस थियरी को पढ़ने से अच्छा है कि कल स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बाप रे बाप इतना बड़ा नोट्स। तो मैं आपको बता दूं, जो सीए इंस्टीट्यूट ने इंडियास 116 के लिए अपना जो उन्होंने मेंटेन किया है, अपडेशन किया है स्टडी मैट में, 125 पेजेस उन्होंने बिल्कुल ऐड कर दिए हैं। बट उस 125 पेजेस को क्या करना है, तो मेरे हिसाब से आप पढ़ोगे तो कुछ प्रैक्टिकल जो चीजें हैं जो आप सम्स करोगे, तो उसके थियरी क्यों पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल बताओ कि आपके पास लोन है, मान लो लीज लायबिलिटी आपने बुक कर रखा है 4 लाख रुपए का, बिल्कुल सुनना ध्यान से, ये थियरी तुरंत समाप्त हो जाएगा। 4 लाख रुपए की लीज लायबिलिटी है, 10% का इंटरेस्ट है, तो 4 लाख में आप क्या करोगे, 0.40 आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और फिर मान लो आपने 1 लाख पे कर दिया, तो 4 लाख प्लस 0.4 और उसमें से 1 लाख आप माइनस कर दो, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसी को हम लिखेंगे। तो पढ़िए इसको कैसे पढ़ते हैं, लीज लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट शैल बी मेजर्ड सिमिलर टू द फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर द इंड AS 109, जिसको बोलते थे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बेसिस या अमोर्टाइजेशन टेबल। क्या करेंगे इसमें हम, जितना भी इंटरेस्ट आया उससे लीज लायबिलिटी को आप क्या कर दो, बढ़ा दो, इसके सम्स करेंगे तो फिर आपको मजे आएंगे। फिर उसके बाद जो भी तुम लीज पेमेंट करते हो उसे आप क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप रिकॉग्नाइज करोगे, और यदि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो उसके हिसाब से उसको आप डील करोगे। ओके सर, चलिए, तो इस प्रकार से हमने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात कर ली कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हम किस प्रकार से ROU एसेट्स के लिए करेंगे और ROU लायबिलिटी के लिए करेंगे। जो लीज के तहत हम ROU एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं वह तो बैलेंस शीट में आ जाती है, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे नॉन लीज जो एक्सपेंसेस हैं, मान के चलो मैं बिजली बिल पे कर रहा हूं, मैं लिफ्ट मेंटेनेंस चार्ज अलग से पे कर रहा हूं जिसे मैंने लीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिखा रखा है, तो उन सब चीजों को आप कहां डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने आपको कहा था कि जो वेरिएबल रेंट होते हैं जिसका इंडेक्सेशन से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, वह भी कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको ये याद रखना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में जो आपने रिकॉग्नाइज किया हो तो कर ही लिया, इसके अलावा जो खर्चे हैं, फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ये जो खर्चे हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय द लेसी। ये कौन कौन से खर्चे हैं, तो ये है डेप्रिसिएशन, ये है इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस, वेरिएबल लीज पेमेंट विच इज नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स, जिसका इंडेक्सेशन से कोई मतलब नहीं है, और जो अभी आपने देखा कि इंपेयरमेंट होगा रॉ एसेट्स का, तो ये सारे के सारे जो आपके पास क्या है बताओ, एक्सपेंसेस है, इसे आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे चलिए, ये टेबल काफी यूजफुल है, यहां हम बात कर रहे हैं रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी की बात ये हुई कि कहीं ना कहीं अपने लायबिलिटी को हमें फिर से रीमेजरमेंट करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है सर, क्यों करना पड़ रहा है, मान के चलो हमने कोई लीज ले रखा था 6 सालों के लिए, अब क्या हुआ, हमने कहा कि चल यार इस लीज को जो हम इस लीज को 6 साल तक के लिए तो हम ले रहे हैं, बट एसेट्स का जो सिचुएशन है काफी अच्छा है,
ये एसेट्स तो अभी और यूज होने वाला है, इस एसेट्स के परफॉर्मेंसेस के ऊपर कहीं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो हम यदि इस एसेट्स को रिवर्ट बैक कर देते हैं लेसर से और कल से फिर प्रोडक्शन करेंगे तो फिर तो नए एसेट्स लाने ही पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि मैं रिवर्ट बैक ना करके लेसर को ये बोलूं कि आपने जो लीज एग्रीमेंट 6 साल कर रखे हैं आप उसे 10 ईयर कर दे, 10 साल के लिए कर दे। तो कहीं ना कहीं आप देखो स्कोप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं ये बोल सकता हूं ना कि मैंने फिर से लीज पे लिया, मतलब कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ लीज एग्रीमेंट आपको दिख रहा है आने वाले 4 सालों के लिए। तो भले ही एग्रीमेंट के ऊपर ही जस्ट चेंजेस हुए हैं, कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट सब्सटेंशियली आप बोल सकते हो कि ये नए एग्रीमेंट के जैसा ही है। तो यहाँ पे जो आप डिस्काउंट रेट लोगे सर वो हमेशा रिवाइज डिस्काउंट रेट लोगे और ये एंट्री आप पास करोगे। इंसेप्शन जैसे हो गया ना, जहां भी हम इंसेप्शन की बात करेंगे ये इंसेप्शन ही तो है, इंसेप्शन पे आप यही एंट्री पास करोगे, ROU2 लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट देखिए, मुझे एक चीज बताओ सर, कोई एसेट्स आपने लीज पे ले रखा था और आप बिल्कुल सर्टेन थे कि आने वाले टाइम में इस एसेट्स को हम खरीद लेंगे, परचेज ऑप्शन जो था हमारे पास उसका हम बिल्कुल क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे और इस एसेट्स को हम खरीद लेंगे। बट जब आप एसेट्स को खरीदने जा रहे हो उस समय तक एसेट्स बिल्कुल इम्पेयर्ड हो गया है और ये कहीं से आपको बेनिफिशियल नहीं लग रहा कि परचेज ऑप्शन प्राइस यूज करना चाहिए। तो आप फिर क्या करोगे, परचेज ऑप्शन प्राइस यूज नहीं करोगे, क्योंकि परचेज ऑप्शन प्राइस यूज करने के बाद भी यदि तुम उस एसेट्स को यूज करते हो तो वह एसेट्स यूज करने के लायक नहीं रहा, तो तुम फालतू में पैसे क्यों खर्च करोगे, उन पैसों को तो फिर से कहीं ना कहीं तुम दूसरे एग्रीमेंट में यूज कर लो। तो ये जो सरकमस्टांसेस है यहाँ उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि एक लेसी ऐसा है जो शुरुआत में ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, एसेट्स को लीज टर्म के एंड में खरीद लेंगे, ये सोच के चल रहे थे और लास्ट में ऐसा नहीं किया, हमने नहीं खरीदा। या फिर उल्टा कर दो कि हम ये सोच रहे हैं कि एसेट्स को लीज टर्म के एंड में नहीं खरीदेंगे बट मेरा एस्टिमेशन रॉन्ग हुआ, एसेट्स के हालात बड़े ही अच्छे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं इसको खरीदना पड़ रहा है प्रैक्टिकली, इट्स बेटर टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन। तो ये जो वाइस वर्सा हो रहा है कि तुम्हारा जो असेसमेंट चल रहा था, तुम्हारा जो एस्टिमेशन चल रहा था वह लास्ट टाइम में जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, तो इसके लिए आपको बिल्कुल डिस्काउंट रेट जो आप यूज करोगे रिवाइज करोगे, क्योंकि स्कोप ही चेंज हो रहा है और इसकी एंट्री जो हो जाएगी, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री जो होगी ना बच्चे, ये एंट्री मैं यहां से आपको लिखवा दूं कि आप ये एंट्री कर लो, तो इट्स नॉट गुड। हम इसके प्रैक्टिकल सम करेंगे तो आप एंट्री करोगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी कि लायबिलिटी बढ़ाना चाहिए, लायबिलिटी घटाना चाहिए। तो इसकी एंट्री के ऊपर अभी आप फोकस मत करो, अभी आप बस समझो कि असेसमेंट में चेंजेस हुए हैं तो स्कोप में चेंजेस हुए हैं, स्कोप में चेंजेस हुए हैं तो डिस्काउंट रेट जो हम यूज करेंगे वो रिवाइज करेंगे। यहाँ भी स्कोप में चेंज हो रहा था, डिस्काउंट रेट जो हम यूज कर रहे थे वो रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज कर रहे थे। एंट्री की चिंता ना करें, हमारे पास कई ऐसे सवाल है जो नेक्स्ट सेशन होगा अपना इंडियस 116 का, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे और मेरा ये मानना है कि जो सवाल मैं आपको करवाऊंगा उसी सवाल में से आपके एग्जाम में सम्स आएंगे। यदि दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं एनालाइज कर रहा था अपने यूट्यूब स्टूडियो पे तो वहां मुझे पता चला कि मात्र 44% जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरे वीडियो को देखते हैं और जो 56% लोग हैं उन लोगों को मैं बोलना चाह रहा कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पता करते रहता हूं कि क्या लोग देख रहे हैं और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशन नॉलेज को शेयर कर रहा हूं, मैं यहाँ टिकटॉक की वीडियो नहीं बना रहा मैं, तो प्लीज समझिए, अपने फ्यूचर को बचाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन एक्सपेक्टेड जीआरवी। जीआरवी यानी कि गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू की बात करें, मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जब भी आप लीज लायबिलिटी को इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा कि लीज लायबिलिटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फ्यूचर लीज पेमेंट टू बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट डेट। जिस दिन आपने लीज को एक्वायर किया है उस दिन के बाद फ्यूचर में आप जो भी लीज लायबिलिटी पे करोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट IRR जो आप यूज करते थे उससे ही हम बोलते थे लीज लायबिलिटी। अब जो मैं फ्यूचर लीज पेमेंट की बात कर रहा हूं उसके अंदर कौन कौन सी बातें आती थी, उसके अंदर आती थी
मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा बताओ प्लीज जल्दी बताओ। उसमें आता था फिक्स्ड रेंट, फिर आता था उसमें वेरिएबल रेंट, और वेरिएबल रेंट में मैंने बच्चे कहा था जो इंडेक्सेशन, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके तहत जो वैल्यू रिकॉग्नाइज करते थे हम, उसी वैल्यू को हम लेते थे। द थर्ड वन वाज द थर्ड वन वाज गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बिल्कुल होता था कि लास्ट टाइम में आप एसेट्स को यूज करने के बाद आप वापस कर रहे हो, तो उस एसेट्स की जो वैल्यू है वह वैल्यू उतनी अच्छी नहीं रही, तो आप कहीं ना कहीं कंपनसेट करते थे। किसको कंपनसेट करते थे आप कंपनसेट करते थे लेसर को, और उस वैल्यू को हम बोलते थे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। उसके बाद लास्ट वन वाज द परचेज ऑप्शन प्राइस, कि एसेट्स को हम खरीद लेंगे, उसके बदले जो पैसे देंगे उसको हम बोलते थे परचेज ऑप्शन प्राइस। तो जो परचेज ऑप्शन प्राइस होता था, इन सब बातों को आप लेते थे। किस चीज के लिए लेते थे आप? इन सब बातों को आप लेते थे कि जो फ्यूचर लीज पेमेंट हम करेंगे उसमें हम इसको कंसीडर करते थे। तो मुझे बताओ, जो आपका गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है जो आप लास्ट में पे करोगे, मान लो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आज 40,000, अब ये कितना हो गया? 30,000। तो ये लीज के स्कोप को चेंज नहीं कर दिया, ये बस अमाउंट में चेंजेस है। आप मेरी बातों को समझो, आपने सब्सटेंशियली लीज के स्कोप को चेंज नहीं किया। लीज का स्कोप कब चेंज हो रहा था? जब मैंने लीज की अकाउंटिंग 10 सालों पे करनी थी, अब मुझे 6 सालों पे ही करनी है, टर्म चेंज हो गया, तो मैं बोलूंगा स्कोप चेंज हो गया। जब मैं ये सोच के अकाउंटिंग कर रहा था, कि आने वाले टाइम में एसेट्स को मैं खरीदूंगा, और लास्ट टाइम मैंने बिल्कुल अपनी सोच बदल ली, तो ये स्कोप में चेंजेस हो गया। बट लास्ट वन इज द चेंज इन गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू में यदि चेंजेस हुए हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे स्कोप चेंज हुआ है, क्योंकि स्कोप नहीं चेंज हुआ, जस्ट एक मॉनेटरी डिफरेंसेस अराइज हुआ है। तो इसलिए जो आप डिस्काउंट रेट यूज करोगे दोस्तों, वो बिल्कुल ओरिजिनल डिस्काउंट रेट ही आप यूज करोगे। ओके, चेंज इन फ्यूचर लीज पेमेंट ड्यू टू चेंज इन एन इंडेक्स। तो यहां भी बस एक मॉनेटरी वैल्यू चेंजेस हो रही है, तो यहां भी क्या यूज करेंगे? ओरिजिनल रेट यूज करेंगे। यहां भी ओरिजिनल रेट यूज करेंगे। कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रट लिया कि दो जगह रिवाइज डिस्काउंट रेट और दो जगह ओरिजिनल रेट। तो बच्चे ध्यान रखें, जहां स्कोप में चेंज हुआ, स्कोप में जो चेंज हुआ वो सिर्फ दो जगह हुआ, जहां पे आपने क्या सोचा था और सोच में चेंजेस हो गए, या फिर आपके जो एसेट्स का लाइफ के तहत चेंजेस हुई है, लीज टर्म के तहत चेंजेस हुई है, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं स्कोप में चेंजेस, वहां पे हम रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। कई बार क्या होगा कि इससे नोट्स को आप पढ़िए, यहाँ पे ये नोट्स क्या बता रहा है, इस नोट्स को प्लीज पढ़े। ये नोट्स बोल रहा है कि इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ आर यू एसेट्स इज जीरो। अच्छा, ओहो सर, रॉ एसेट्स का कैरिंग अमाउंट क्या हो गया? जीरो। क्यों हो गया? मैंने कहा इम्पेयर्ड हो गया। इम्पेयरमेंट इतना खतरनाक हुआ कि उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो आ गई। और क्या हुआ कि फिर से उसकी वैल्यू और कम हो गई। बताओ, तो रिमेनिंग डिफरेंसेस कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, जब सम करेंगे समझ जाओगे। और यदि सोचो तो ऑलरेडी किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, मतलब जीरो हो गई है, तो जीरो होने के बाद उसमें और माइनस नहीं कर सकता ना, उसको माइनस में एसेट्स नहीं दिखा सकता मैं। तो जो माइनस हो रहा है उस वैल्यू को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ओके, तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, दैट वाज ऑल अबाउट द books of accounts for the lessee, कि how the lessee has to recognize and measure its books of accounts as per the Ind AS 116. Now we are going to discuss recognition and measurement of lease contract in the books of lessor. यहाँ तो सर मजे हैं, मजे हैं यहाँ पे। लेसर की अकाउंटिंग करोगे तो लेसर की अकाउंटिंग में भी आप इनिशियल रिकॉग्निशन पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे आप? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पढ़ोगे। तो मैंने कहा यहाँ मजे हैं। अब मजे किन बच्चों के लिए? मजे उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पढ़ रखा है और थोड़ा सा भी उनको याद है, या फिर इंड एस 17 पढ़ रखा है। इंड एस 116, as far as lesser accounting is concerned, there is no any dramatic changes for the lesser accounting. There was a dramatic changes, significant changes for lessees only. Lesser accounting doesn't changes, it is as same as it was in earlier accounting standard or IFRS.
तो प्लीज जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उन बच्चों को भी मैं आपको कोई दिक्कत नहीं सर, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप पढ़िए, बिल्कुल आसान है ये। आइए देखिए यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें, लेसर के लिए हम बात किसके लिए कर रहे हैं, लेसर। तो भूल जाइए एसेट्स और लायबिलिटीज, अब आइए लेसर के लिए कि लेसर किस प्रकार से अकाउंटिंग करेगा। तो कहा एट इंसेप्शन, जब भी मैं बोलूं इंसेप्शन तो मैं इंसेप्शन मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं इंसेप्शन का मतलब हुआ कि जिस कमेंसमेंट डेट को आप बोल रहे हो लीज का, जब अकाउंटिंग स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम, उसी को बोलते हैं इंसेप्शन। तो जब भी इंसेप्शन की बात आएगी तो लेसर क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा ऑल लीज एज फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, यानी कि घूमता फिरता फिर से आपके पास आ गया फाइनेंशियल लीज या फिर ऑपरेटिंग लीज। मतलब क्लासिफिकेशन हो गई, और जब भी क्लासिफिकेशन होगी कि फाइनेंशियल लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, तो फिर वही परिभाषा कि फाइनेंशियल लीज कब हम बोलेंगे फाइनेंशियल लीज है। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, फाइनेंशियल लीज के लिए आपने पढ़ा था कि वह लीज जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड, वह लीज जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, किसको, लेसी को, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीज। और वह लीज एग्रीमेंट जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली ट्रांसफर्ड नहीं होते हैं लेसी को, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज। तो ये जो क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का जो टेंशन है ना, वो किसके लिए, लेसर के लिए। तो लेसर के लिए आपको जब भी सवाल आए तो आपको सवाल को समझना है, इस सवाल को हम जब सॉल्व करेंगे तो इस पे हम फाइनेंशियल लीज का कॉन्सेप्ट लगाएं या फिर ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के लीज है, टाइप्स ऑफ लीज। इंडिया 17 जो था, या पहले जो आपका था, क्या था पहले, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि छोटी छोटी जो कंपनी है उसके ऊपर AS19 भी लगते हैं बच्चे। तो AS19 बोलो या इंडिया 17 बोलो, there are two types of lease. One was the operating lease. Operating lease, oh, operating lease a lease other than a financial lease. So it's certain कि what has been defined, the financial lease have been defined. A financial lease is a lease that transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of assets. लीगल टाइटल में और मे नॉट बी इवेंचुअली ट्रांसफर, तो ठीक है, बट सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके नाम से ट्रांसफर हो गया तो एक तरीके से लीगल ट्रांसफर हो ही जाता है। फिर इसके बाद ये कुछ इंडिकेटर्स थे, सिचुएशन एंड इंडिकेटर्स जो आपको पता लगाने हैं फाइनेंशियल लीज के, जिसके तहत आप बोल सकते हो कि ये सारे, यदि कुछ ऐसे कंडीशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ कंडीशंस मैंने बार बार बच्चों को पढ़ा रखा है, ये 5 इंडिकेटर थे। इस एग्रीमेंट में आपको ये 5 इंडिकेटर दिख जाए या 5 में से कोई एक सा भी इंडिकेटर दिख जाए, उस लीज एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लीज। किसके लिए, लेसर के लिए। पहला क्या है, पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए इसको। पहला बोल रहा है कि सर एसेट्स का जो ओनरशिप है वह लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा लीज टर्म के एंड में, तो इस प्रकार की लीज को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लीज। सेकेंड वन इज लेसी के पास ऑप्शन है, लेसी के पास क्या है, ऑप्शन। हायर परचेज में क्या होता था, ऑप्शन, चाहो तो तुम इसे खरीदो, ना चाहो तो तुम एसेट्स वापस कर दो। तो जहां लेसी के पास क्या है, ऑप्शन। सर पहले वाले पॉइंट में क्या था, पहले वाले पॉइंट में बच्चे ध्यान था, कंपल्सरली, कंपल्सरली मतलब लेसी को ट्रांसफर हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड वाले बोल रहा है कि लेसी के पास ऑप्शन है, तो दोनों में फर्क है, लेसी चाहे तो उसे खरीदे, नहीं चाहे तो ना खरीदे। क्योंकि आप ऑप्शन की बात करें तो मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि ही शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन प्राइस, मतलब वो खरीदना चाहेगा या नहीं खरीदना चाहेगा। थर्ड वन ये बोल रहा है कि कोई एसेट्स है वो 10 साल का है, उसका यूजफुल लाइफ कितने साल का है, 10 साल का, और मैंने आपको जो लीज पे दिया वो 9 साल के लिए दिया। तो आपने जो एसेट्स यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद मुझे आप जो ट्रांसफर कर रहे हो, कहीं से एसेट्स नहीं बचा, वो क्या बन गया, वो बिल्कुल सड़ा हुआ डब्बा है, वो बिल्कुल कचरा है, वो कुछ रहा नहीं उसके अंदर, जान नहीं बचा। आपने इस हिसाब से उसको एक्सप्लॉइट किया ना। एक जो ट्रक था ना, वो ट्रक का जो औकात है 10 साल का ट्रक, उसका ट्रक का जीवन है 10 साल, लाइफ है उसका 10 साल, और आपने उस ट्रक को 9 साल इस प्रकार से यूज किया कि उसकी वैल्यू अब स्कूटर के बराबर हो गई। तो यूज तो आपने ही कर लिया, जो मुझे वापस कर दो ट्रक थोड़ी ना है। मतलब ये हुआ कि जो आपका एसेट्स का लाइफ है उसमें सब्सटेंशियल लाइफ
इज कवर्ड बाय द लीज टर्म। फोर्थ वन हमेशा हम कैलकुलेटर पे चेक करते थे कि जो हम क्या करते हैं लीज पेमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, और ये प्रेजेंट वैल्यू जो आता था ये बिल्कुल एट द इंसेप्शन ऑफ लीज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स के बराबर है। मतलब मान के चलो 4-4 लाख रुपए का मैं लीज पेमेंट कर रहा हूं आने वाले टाइम में, उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो उसका वैल्यू आता है 16,45,000। और इस एसेट्स को मैं अभी खरीदूं तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब लीज पे ना लूं तो मैं 4-4 लाख पे नहीं करूंगा, तो मैं खरीदूंगा एसेट्स, और जब मैं एसेट्स खरीदूंगा तो एसेट्स के खरीदते समय इसकी जो वैल्यू आ रही है फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में, वह है मान लो 16 लाख। मतलब यार जो लीज का फ्यूचर लीज पेमेंट में कर रहा हूं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लगभग लगभग मतलब सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लीज। लास्ट वन ये हुआ कि जो आपके पास एसेट्स हैं उस एसेट्स को आपने इस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया कि उसे लेसी ही यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता। कोई और यूज करना चाहेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा मशक्कत करना होगा। तो इस तरह के लीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीज। जैसे मान के चलो मेरी कंपनी क्या करती है, मेरी कंपनी का काम है कार बनाना, कार बना बना के बेचता हूं मैं। अब अभी मान के चलो कोविड-19, यू नो द बर्निंग इशू इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स पैंडेमिक all over the world, and there is a requirement of ambulances. There is a crisis of the plant property PPE, that is not personal property equipment like that. There is crisis. तो मैंने क्या किया कि अस्पतालों के लिए अब मैंने कार ना बनाते हुए मेरी कंपनी ने अस्पतालों के लिए एम्बुलेंसेज और पीपीई बनाना शुरू किया। तो जो एम्बुलेंस, मतलब कल तक मेरी कंपनी कार बना रही थी, अब मेरी कंपनी क्या बना रही है, पीपीई, और क्या बना रही है, एम्बुलेंसेज। तो ये एम्बुलेंस और पीपीई जिसके लिए बना रहा हूं वही यूज करेगा। एम्बुलेंस एक आम आदमी यूज नहीं करेगा, एक आम आदमी अपना ऑफिस जाते समय एम्बुलेंस यूज नहीं करेगा। मतलब कि एसेट्स का जो डेजिग्नेशन, सॉरी एसेट्स का जो डिजाइनिंग है, एसेट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक्सक्लूसिवली मैंने लेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इस प्रकार के लीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीज बोलते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी? यस, कंटिन्यू रखिए और लास्ट तक इस वीडियो को आप समझिए, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लेसर अकाउंटिंग। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है बता दूं मैं आपको, तो सुन लीजिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में आता है, मान लो आप लेसर हो, आप क्या हो, लेसर। तो आपको लेसी क्या देने वाला है, लेसी आपको आने वाले 5 सालों में 2-2 लाख रुपया देगा प्रत्येक साल। मतलब ये 2 लाख रुपया मेरे को लेसी देगा आने वाले 5 सालों में। तो टोटल मुझे पैसे कितने मिलेंगे, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख मिल गया। प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू देगा 1 लाख। अच्छा, मतलब 10 लाख तो मिल ही रहे थे, 1 लाख और मिलेंगे। तो 10 लाख प्लस 1 लाख कर दो, कितना आ गया, 11 लाख। बहुत बढ़िया। फिर उसने कहा इतने तो मैं दूंगा आपको, इसके अलावा एसेट्स को मैं यूज करके दे रहा हूं आपको, मेरे यूज करने के बाद भी इस एसेट्स को किसी और थर्ड पर्सन को आप बेचो, तो एसेट्स के ऐसे हालात रहेंगे कि कोई और थर्ड पर्सन भी आपको 50,000 रुपया दे दे, मैं नहीं दूंगा। बट एसेट्स जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, उस एसेट्स में अभी भी इतना जान बचा हुआ है कि कोई थर्ड पर्सन को भी आप बेचोगे, वहां भी आपको 50,000 रुपया दे देगा। सुनिए ध्यान से, लेसी मुझे कितना पे कर रहा है, 2 लाख रुपया, कितनी बार, 5 बार। तो 2 लाख इंटू 5 कितना हुआ, 10 लाख हुआ। उसके बाद गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना दे रहा है वो, जीआरबी 1 लाख रुपया। और अनगारंटीड जो मुझे थर्ड पार्टी से मिलेगा कितना, 50,000। तो 2 लाख इंटू 5 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख प्लस 50,000, द टोटल वैल्यू इज 11 लाख 50,000। यानी कि जो ये 11 लाख 50,000 आया मेरे दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। ओके, और उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, उसे क्या बोलेंगे हम, नेट इन्वेस्टमेंट। बस, और कुछ नहीं है इसमें। बिना डिस्काउंटिंग किए हुए जो तुमको कैश फ्लो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैश फ्लो। कैश फ्लो किसको मिल रहा है, कैश फ्लो मिल रहे हैं लेसर को। कितना कैश फ्लो मिल रहा था, कैश फ्लो जो मिल रहा था लेसर को, वह मिल रहा था क्या क्या, लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो उसको मैं बोलता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसी कैश फ्लो को, मतलब इसी ग्रॉस वैल्यू को यदि मैं क्या कर दूं,
यदि मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं, इसको मैं डिस्काउंट कर दूं, तो उसे ही हम बोलते हैं, यानी कि इसको हम सिंपली बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स के प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट्स। अनगारंटीड जो थर्ड पार्टी से आपको मिलती है उसे बोलते हैं अनगारंटीड। ये आपको लेसर को मिलता है, ठीक ना? यस, ओके। अब आइए, यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, यू नो द मीनिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, दोनों के बीच किस बात का फर्क है? तो एक डिस्काउंटिंग करके आया है और एक बिना डिस्काउंटिंग करके आया हुआ है। तो अब लेसर जो अपना अकाउंटिंग करेगा, तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन पे सोचो बच्चे, बचपन में सोचो, आप बचपन में चले जाओ, एंट्री कैसे पास करते थे? तुमने किसी को एसेट्स दिया किराए पे और तुमको पैसे मिलने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए क्या आ गया ये बताओ? रिसीवेबल। तो आप क्या लिखोगे? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना? यस। कितना पे इसको रिकॉर्ड करेंगे? तो लीज रिसीवेबल को हम रिकॉर्ड करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू पे। ये फाइनली आप यहाँ एंट्री करोगे, द अकाउंटिंग एंट्री इज डेबिट लीज रिसीवेबल एट नेट इन्वेस्टमेंट्स इन लीज एंड, आप जो बेच रहे हो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आपने बेच दिया, तो इसे आप क्रेडिट कर दोगे और जो डिफरेंसेस आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। यस। फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हम कल सीखेंगे किस प्रकार से हम निकालते हैं अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। मतलब ये हुआ कि जो आपने एंट्री पास कर रखी है, आपने एंट्री क्या लिखा? आपने एंट्री लिखा लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ये आपने एंट्री पास की। अब फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है? पहले आप इंटरेस्ट एक्रूड करोगे, तो जो भी इंटरेस्ट एक्रूड होगा उसे लीज रिसीवेबल में आप ऐड करोगे। जो पैसे आपको मिलेंगे, मतलब रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट और फिर माइनस कर देंगे जो पैसे मुझे लेसी से मिल गए, तो जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो इस प्रकार से आपको अकाउंटिंग करनी है और आपको फाइनेंस इनकम को दिखाना है। क्लियर? ये सब कुछ नहीं है, जो मैंने कहा वही है, इसका सम करेंगे समझ जाएंगे। फिर सवाल ये है कि लेसर क्या? बताओ, लेसर क्या है? मैन्युफैक्चरर है, टाटा मोटर्स है वो, ठीक? या फिर टाटा मोटर्स का शोरूम है, डीलर है वो। तो जब भी मैन्युफैक्चरर या डीलर, मान लो यामाहा बाइक का कोई डीलर है या फिर होंडा शोरूम किसी के पास है, तो ये लोग क्या है? डीलर है ये। तो मैन्युफैक्चरर और डीलर शैल रिकॉग्नाइज सेलिंग प्रॉफिट। ये लोग क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना? किसके अकॉर्डिंगली? तो जो भी ये पॉलिसी फॉलो कर रखे हैं और ट्रेड सेल्स के, उस पॉलिसी के तहत ये रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे। और जिसका काम है रेंट कमाना, तो फिर वो ऊपर में जैसे आपने अकाउंटिंग की थी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीपीई, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट हम प्रैक्टिकली करेंगे। इसको सेम वैसा ही पार्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि प्रॉफिट कैसे हम बुक करें। इसका सम करेंगे और फिर एंट्री वैसा ही है। देखो यहाँ पे लीज रिसीवेबल ही यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और जो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट लिखा था ना मैंने, यहाँ पे आप टू सेल्स लगा दो कि तुम्हारा काम ही क्या है? तुम्हारा काम है बेचना। द ऑब्जेक्टिव इज टू सेल, और किसी का ऑब्जेक्टिव है रेंट पे देना। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव में चेंजेस है ना, तो जो रेंट पे दे रहे हैं वो 2PP ही लिख रहे हैं। आप मेरी बातों को समझो, कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। और फिर डिफरेंस P&L में जाएगा। तो इट इज एज सेम एज जो आपने पहला पार्ट डिस्कस किया था इंसेप्शन में। कोई खास, बस एक फर्क है कि जो भी डीलर है ना, वो लोग अपना सेल अकाउंट दिखाएगा, वो लोग अपना प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अकाउंट नहीं दिखाएगा। ओके, कोई भी खर्चा हुआ है लीज को कंप्लीट करने में डीलर के द्वारा, तो उस खर्चा को एक्सपेंस मानेगा, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट पार्ट इज द ऑपरेटिंग लीज, बड़ा ही आसान है। अच्छा, ये बच्चे फिर से बोलूं मैं, ये फाइनेंशियल लीज पढ़ रहे हो आप, फिर आप पढ़ रहे हो ऑपरेटिंग लीज, ये सब अब किसकी टेंशन है? ये सब आप किसके लिए पढ़ रहे हो? लेसर के लिए पढ़ रहे हो। तो लेसर यदि रिकॉर्ड करेगा फाइनेंशियल लीज, तो इस प्रकार से अकाउंटिंग करेगा। डीलर है तो सेल दिखाएगा यहाँ पे, बाकी डीलर नहीं है तो फिर वो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट दिखाएगा। बट ऑपरेटिंग लीज पे है तो कोई भी है
ऑपरेटिंग लीज पे दिखाएगा तो उसे आप स्ट्रेट लाइन बेसिस यूज करोगे या कोई और सा भी सिस्टमैटिक बेसिस यूज करोगे इनकम को बुक करने के लिए। The lesser shall apply another systematic basis if that basis is more representative कि किस प्रकार से बेनिफिट डिराइव हो रहा है उस एसेट्स को यूज करने से। ओके, वेरिएबल लीज पेमेंट जिसका इंडेक्सेशन से कोई मतलब नहीं होता है तो लेसी उसको खर्चा में दिखाता है और ये इसको कहाँ दिखाएगा, इनकम में दिखाएगा। जो भी खर्चे होते हैं ब्रोकरेज ब्रोकरेज के, ये खर्चे कहाँ दिखाए जाएंगे, ये आपके दिखाए जाएंगे P&L अकाउंट में। ओके, एक और ऑप्शन है कि लेसन ऑफ ऑपरेटिंग लीज टू डेफर इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस कॉस्ट को आप डेफर भी कर सकते हो। यदि ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज पे आपने अपना एसेट्स किसी लेसी को दिया है तो इसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसको आप डेफर भी कर सकते हो, मतलब इसको एक तरीके से कैपिटलाइज भी कर सकते हो। ये ऑप्शन है, या तो कैपिटलाइज कर दो या ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट पार्ट इज लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जब आपने लैंड और बिल्डिंग दोनों लीज पे लिया है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों को आप सिंगल यूनिट मानो और सिंगल यूनिट पे ही काम करो, या फिर हो सकता है कि लैंड जो है वो फाइनेंशियल लीज पे है और बिल्डिंग जो है वो ऑपरेटिंग लीज पे है, तो फिर आपको दोनों को अलग अलग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, इसमें आप पढ़ लेना इसको। लीज मॉडिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि लीज मॉडिफिकेशन का मतलब जो उसका टाइम है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, या फिर मान के चलो कि जो ऑप्शन प्राइस था उसमें चेंजेस हुआ। तो लीज मॉडिफिकेशन में हम बात करेंगे कि माइट बी जिस लीज को आप ऑपरेटिंग लीज मान रहे थे, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि उस एसेट्स को हम नहीं खरीदेंगे, बट लास्ट टाइम हमने उसको खरीदा तो लेसर का तो दिमाग घूम गया ना, लेसर के लिए दिक्कत आ रही है। तो जब भी लीज मॉडिफिकेशन होगा तो लेसर मतलब जिसको ऑपरेटिंग लीज मान रहा था वो फाइनेंशियल लीज हो गया, जिसको फाइनेंशियल लीज मांग रहा था उसको क्या हो गया, ऑपरेटिंग लीज हो गया। तो इस प्रकार से जो चेंजेस आएंगे, इस प्रकार के चेंजेस किसको परेशान करेगा, लेसर को। तो इसकी अकाउंटिंग जो होगी वो प्रोस्पेक्टिवली होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगी, उसकी अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली होगी, जिसको हम प्रैक्टिकल सम के थ्रू करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों ऑप्शन का जब हम सम करेंगे तो हम बात कर लेंगे। ओके, ये मैंने आपको दिखा रखा है कि किस प्रकार से लेसर अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में फाइनेंशियल लीज वाले एसेट्स को और ऑपरेटिंग लीज वाले एसेट्स को कैसे दिखाएगा। इसको तो बिल्कुल कैसे करेगा वो, उसके लिए बिल्कुल ये एसेट्स है। मेरे मकान मालिक के पास जो बिल्डिंग है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका ओनरशिप मुझे कभी मिलने वाला नहीं है, तो मकान मालिक के लिए जो है ना वो बिल्कुल एसेट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत आएगा इंड AS 16, यानी कि वो बिल्कुल इसको प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स की तरह दिखाएगा, है ना। और यहाँ जो है, यहाँ बिकने का चांस है, सामने वाला पार्टी खरीद सकता है, तो फिर यहाँ पे इंड AS 116 की बात आएगी, नेट इन्वेस्टमेंट्स के तहत आप इसे दिखाते हो, ये आप डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज सब लीज। सब लीज इज वेरी सिंपल। मिस्टर ए है कोई, ए ने क्या किया, किसको लीज पे दिया, ए ने दिया लीज पे बी को, और बी ने लीज पे दे दिया किसको, सी को। तो बी और सी के बीच जो अकाउंटिंग हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, सब लीज बोलेंगे। ओरिजिनल लीज को आप बोलते हो हेड लीज, और उसके बाद जो ये हेड लीज है, ए और बी के बीच जो लीज है उसे बोलते हैं हम हेड लीज, और आगे जो आप देते हो उसे हम बोलते हैं सब लीज, या उसे इसे बी को हम क्या बोलेंगे, इस बी को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट लेसर, और दोनों अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे, बस और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों प्लीज, मेरे 12 बोल रहा हूं मैं, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा मेरे पास, मैं लाइव आ ही नहीं सकता। और इट्स यदि मैं लाइव आता हूं तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूं कि शायद वहां पे ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है, तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स को हिट करेंगे, तो फिर मेरे लिए लाइव आना आसान होगा, जहां पे हम फटाफट चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बट इंड AS 116 में जो नेक्स्ट क्लास होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इसके अंदर कंटेंट है, तो कंटेंट को मतलब अभी तक मैंने 3 क्लासेस दे दी इसके ऊपर, तो एक कल की क्लास में हम क्या करेंगे, सेल एंड लीज बैक को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके साथ ही साथ मैं कुछ सम्स करवाऊंगा। इससे क्या होगा, अपना इंड AS 116 काफी कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी कि जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसका जैसे आप प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कर लोगे तो फिर उसके बाद रिवाइज करना बड़ा ही आसान होगा, और लीज अकाउंटिंग जो आपका 116 है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में, आपके जुबानी याद हो जाएंगे, तो आप कहीं से घबराना मत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।